नमस्कार, मेरा नाम है आनंद कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय खबरों का बुलेटिन समाचार सार, जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो राष्ट्रीय खबरें जिनसे हो आपका सीधा सरोकार। ये एपिसोड संख्या 47 है। आज तारीख है 23 सितंबर 2023। सबसे पहले 23 सितंबर 2023 के मुख्य समाचार। भारत ने UNGA में कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। 26/11 के अपराधियों के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करने का आह्वान। CM बीरेन का कहना है कि मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं और सरकार सरल तरीके से भारतीय भाषाओं में कानूनों का मसौदा तैयार करने की कोशिश कर रही है, ऐसा PM मोदी ने कहा। अगले 6 महीनों में अहमदाबाद साणंद के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलेगी, अश्विनी वैष्णव ने कहा है। उत्तराखंड UCC ड्राफ्टिंग पैनल का कार्यकाल 4 महीने और बढ़ाया गया। UGC में नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शिक्षक गीता गुरुकुल प्रणाली के पहलुओं का अध्ययन करेंगे और असम के CM हेमंत बिस्वा की पत्नी ने गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। भारत कनाडा संघर्ष के बीच पंजाब में राजनीतिक दल विपरीत रणनीति अपना रहे हैं। AAP के शासन के दौरान पंजाब का कर्ज 5,000 करोड़ रुपए बढ़ गया। राज्यपाल ने CM मान से फंड का उपयोग विवरण मांग लिया है। NIA ने SFJ के गुरुपतवंत सिंह पन्नू की संपत्ति जब्त की। NIA ने मणिपुर अंतर्राष्ट्रीय साजिश के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद को नए संसद भवन के शिलान्यास के लिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वो अछूत हैं, ऐसा खड़गे ने कहा। संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने का श्रेय PM मोदी ने महिलाओं को दिया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रतिद्वंदी शिवसेना गुटों द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। तृणमूल ने असम दुर्गा पूजा टैक्स की आलोचना की। NCP के भीतर संघर्ष तेज हुआ। अजित पवार गुट ने शरद पवार के प्रति वफादार विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर याचिका दायर की। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी आदत से लाचार हैं, पूर्व में भी गाली गलौच और अपशब्द कहते हुए पाए गए हैं। अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने वुशु एथलीटों को वीज़ा देने से इनकार करने पर बीजिंग की आलोचना की। वैश्विक स्तर पर भारतीय मिशनों में कनाडाई लोगों के लिए वीज़ा निलंबन लागू। अब समाचार विस्तार से। भारत ने पाकिस्तान को उसके कार्यवाहक नेता द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उठाने के बाद कड़ी प्रतिक्रिया दी है और दिल्ली ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों का घर और संरक्षक के रूप में पाकिस्तान जाना जाता है और उसके खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई की जानी चाहिए। 26/11 मुंबई हमले के अपराधी तकनीकी कुतर्क में उलझने की बजाय काम करें तो बेहतर होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पटेल गहलोत ने शुक्रवार को UNGA के उच्च स्तरीय 78वें सत्र के दौरान सामान्य बहस में अपने संबोधन में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाए जाने के बाद UNGA में भारत के जवाब देने के अधिकार का प्रयोग किया। पाकिस्तान दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों की सबसे बड़ी संस्था का घर और संरक्षक रहा है। तकनीकी कुतर्क में उलझने के बजाय हम पाकिस्तान से मुंबई आतंकवादी हमलों के अपराधियों के खिलाफ विश्वसनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई का आह्वान करते हैं, जिनके पीड़ित 15 साल बाद भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। सुश्री गहलोत ने तीखी प्रतिक्रिया में कहा। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति के लिए पाकिस्तान को 3 गुना कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सबसे पहले सीमा पर आतंकवाद को रोकें और आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को तुरंत बंद करें। दूसरा, उसके अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली करना और तीसरा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ गंभीर और लगातार हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना। इसके पहले अपने संबोधन में श्री कक्कर ने कहा कि पाकिस्तान भारत सहित अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति को कश्मीर पाकिस्तान और भारत के बीच शांति की कुंजी है। सुश्री गहलोत ने दोहराया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मामले पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। पाकिस्तान का हमारे घरेलू मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।
भारतीय राजनीति ने जोर देकर कहा कि दुनिया के सबसे खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देश के रूप में, खासकर जब अल्पसंख्यकों और महिलाओं के अधिकार की बात आती है, तो पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े देश पर उंगली उठाने से पहले अपना घर दुरुस्त कर ले। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि जब भारत के खिलाफ आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मंच के दुरुपयोग करने की बात आती है, तो पाकिस्तान आदतन अपराधी बन जाता है। सुश्री गहलोत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश और अन्य बहुपक्षीय संगठन अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान मानवाधिकारों पर अपने स्वयं के खराब रिकॉर्ड से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्रणालीगत हिंसा का एक ज्वलंत उदाहरण हवाला देते हुए श्री गहलोत ने 2023 में देश के फैजलाबाद जिले के जरानवाला में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रूरता का जिक्र किया, जहां कुल 19 चर्च थे और वो जलकर राख हो गए। करीब 90 ईसाइयों के घर जला दिए गए और अहमदिया लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया है। उनके पूजा स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर हिंदू, सिख और ईसाई की महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है। सुश्री गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान के अपने मानवाधिकार द्वारा हाल में ही प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हर साल अल्पसंख्यक समुदायों की अनुमानित 1000 महिलाओं का अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और विवाह का शिकार बनाने के लिए किया जाता है। एक पाकिस्तानी राजनयिक ने भारत की प्रतिक्रिया पर इस्लामाबाद को जवाब देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए मंच संभाला। मणिपुर में 23 मई 2023 से निलंबित की गई इंटरनेट सेवाएं शनिवार की सुबह से पूरे राज्य में बहाल कर दी गई। सेवाओं की बहाली की घोषणा मुख्यमंत्री एन बीरेन ने की। मेतई और कुकी के बीच सांप्रदायिक झड़पों के मद्देनजर मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 140 दिनों से अधिक समय तक निलंबित रहीं। सरकार द्वारा अनुमोदित श्वेत सूचीबद्ध मोबाइल फ़ोन नंबरों को छोड़कर अन्य मोबाइल फ़ोनों पर डेटा सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। सरकार का मानना था कि असामाजिक तत्व सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए फर्जी खबरें और वीडियो फैलाने के लिए सुविधाओं का दुरुपयोग करेंगे। अतीत में इस तरह के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं। इंटरनेट सुविधाओं के निलंबन ने मीडिया कर्मियों सहित सभी वर्ग के लोगों को प्रभावित किया था। जबकि कुछ जनहित याचिकाएं दायर की गईं, तो मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सेवाओं को आंशिक रूप से बहाल करने का निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार भारतीय भाषाओं में और समझने में आसान तरीके से कानून का मसौदा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय वकीलों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये टिप्पणी की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लॉर्ड चांसलर और यूनाइटेड किंगडम के न्याय राज्य सचिव एलेक्स चौक, केसी अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रामनी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्र और सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायाधीश भी इस मौके पर उपस्थित थे। भारत सरकार में हम सोच रहे हैं कि कानून 2 तरीके से बनाया जाना चाहिए। एक मसौदा उस भाषा में होगा जिसे आप आदी हैं, उन्होंने दर्शकों और श्रोताओं से कहा, जो मुख्य रूप से कानूनी पेशेवरों के लिए बना होगा। ऐसा दूसरी ड्राफ्ट में भाषा होगी और देश का आम आदमी समझ सके, उन्हें कानूनों को अपना मानना चाहिए, ऐसा संभव हो सके। इसके लिए उन्होंने कहा कि कानूनों को जटिल तरीके से तैयार किया जाता रहा है, लेकिन श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने डेटा संरक्षण कानून में पहली शुरुआत की और वादी को उसकी अपनी भाषा में फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा प्रदान करने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उन्होंने स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने साइबर आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग और विनाशकारी उद्देश्यों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के बारे में भी चिंता व्यक्त की। कि उन्होंने कहा कि ये अपराध सीमाओं और अधिकार क्षेत्र से परे हैं और विभिन्न देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों का उन्होंने आह्वान किया। सुरक्षित हवाई यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी देशों के हवाई यातायात नियंत्रण प्रणालियों के बीच सहयोग का उदाहरण देते समय श्री मोदी ने कहा कि इन खतरों से निपटने के लिए वैश्विक ढांचा तैयार करना किसी एक सरकार या एक देश का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि जब खतरा वैश्विक है तो उससे निपटने का तरीका भी वैश्विक होना चाहिए। कानूनी बिरादरी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और बार लंबे समय से भारत की न्यायपालिका के संरक्षक रहे हैं और उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी के सभी वकील थे। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने कई ऐतिहासिक क्षण देखे हैं और इसमें संसद में महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने, G20 शिखर सम्मेलन और सफल चंद्रयान मिशन का उन्होंने उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने 23 सितंबर को कहा कि अगले 6 महीनों में अहमदाबाद और सानंद के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलने लगेगी। गुजरात के सानंद में
सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन के प्लांट के भूमि पूजन समारोह में बोलते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी सानंद में रुकेंगी। रेल मंत्री ने कहा कि अहमदाबाद से सानंद के बीच एक विश्व स्तरीय ट्रेन शुरू होगी और हाई स्पीड ट्रेन बहुत जल्द अगले 6 महीनों में शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। सेमीकंडक्टर परिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करते हुए श्री वैष्णव, जिनके पास संचार और आईटी का पोर्टफोलियो भी है, उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर की मांग अगले कुछ वर्षों में बढ़कर 5 लाख करोड़ होने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण भारत में डिजाइन और निर्मित सेमीकंडक्टर के साथ देश का भविष्य निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में गुजरात ने अग्रणी स्थान हासिल कर लिया है। माइक्रोन ने जून में गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट स्थापित करने की घोषणा की थी, जिसमें कुल $2.75 मिलियन यानी कि लगभग 22,540 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कंपनी ने सानंद में नई असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए चरणबद्ध निर्माण के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स को भी शामिल किया। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाली समिति का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये पैनल को दिया गया तीसरा विस्तार था, जिसका कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त होना था। समिति का कार्यकाल 4 महीने बढ़ाने का आदेश शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में पैनल का गठन 27 मई 2022 को किया गया था। इसे 1 साल जून के अंत तक राज्य सरकार को एक मसौदा यूसीसी प्रस्तुत करना था। पिछले साल हुए राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में से एक थी। लगातार कार्यकाल के लिए सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने को मंजूरी दे दी थी। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के निवासियों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों के विनियमित करने वाले विभिन्न मौजूदा कानूनों को जांच करने और विवाह तलाक जैसे विषयों पर कानूनों का मसौदा तैयार करने या मौजूदा कानूनों में बदलाव करने का सुझाव देने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश देसाई के तहत विशेषज्ञों की समिति का गठन किया था। संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेना, रखरखाव, हिरासत और संरक्षकता 5 सदस्यीय समिति को 6 महीने का पहला विस्तार नवंबर 2022 में मिला और 4 महीने का दूसरा विस्तार इसी साल मई में मिला था। स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर शुरू किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम MMTTP का शिक्षाविदों के एक वर्ग में विरोध हो रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया है। इस महीने की शुरुआत में यूजीसी ने MMTTP पर एक ब्रोशर जारी किया गया, जिसके अनुसार समग्र शिक्षा के तहत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जिन 8 विषयों की पहचान की गई, उनमें भगवद गीता और अन्य ग्रंथों का अध्ययन, गुरुकुल की शिक्षक शिक्षण प्रणाली शामिल हैं। गुरु शिष्य परंपरा इत्यादि भी इसमें शामिल है। भारतीय ज्ञान प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किए गए विषयों में से एक प्रशिक्षु गैर अनुवाद योग्य अवधारणाओं का परिचय, यानी कि धर्म, पुण्य, आत्मा, कर्म, यज्ञ, शक्ति, वर्ण, जाति, मोक्ष जैसे विषयों का अध्ययन करता है। लोक, दान, इतिहास, पुराण आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम के ब्रोशर में कहा गया है कि क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का परिणाम भारतीय मूल्यों, शिक्षण, अनुसंधान, प्रकाशन, पेटेंट और संस्थागत विकास के संदर्भ में उच्च शिक्षा का कायापलट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिशों के साथ ही ये चीजें लागू होंगी। यूजीसी का कहना है कि शिक्षक और शिक्षार्थी भारतीय ज्ञान प्रणाली की अवधारणा को सीखेंगे और ज्ञान की उन्नति और सृजन के लिए इसे वास्तविक जीवन में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि लक्ष्य 3 साल की अवधि में 15 लाख संकाय सदस्यों का है और यूजीसी ने देश भर में 111 मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र MMTTC स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। उनमें से 5 कर्नाटक में होंगे। वे मैसूर में क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, मैसूर विश्वविद्यालय, बेंगलुरु विश्वविद्यालय और कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ में होंगे। शिक्षाविदों के एक वर्ग ने MMTTP का विरोध किया है, जबकि कुछ ने सामग्री पर सवाल उठाया है। दूसरों ने पूछा है कि NEP आधारित प्रशिक्षण क्यों हो रहा है, जब कर्नाटक NEP को अलग रखते हुए अपनी नीति पेश करने को तैयार है। एक निजी समाचार पत्र से बात करते हुए शिक्षाविद
डी श्रीपदा भट्ट ने तर्क दिया कि एनईपी का एजेंडा आरएसएस की विचारधारा की वकालत करना है। इसमें आधुनिक शिक्षा के लिए वंचित वर्गों की आकांक्षाओं, आदर्शों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। संविधान, वैज्ञानिक स्वभाव और तर्क संगतता पर ध्यान कम दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब उन्होंने MMTTP नाम का एक दस्तावेज जारी किया है जो डिग्री कॉलेजों के संकाय सदस्यों पर ब्राह्मणवादी विचारों को थोपने जा रहा है। एक राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति जो गुमनाम रहना चाहते थे, उन्होंने इस विषय में कहा कि कर्नाटक में राज्य सरकार द्वारा एनईपी को वापस लेने की घोषणा के बावजूद राज्य शिक्षा नीति के लिए एक अलग समिति के गठन में कोई प्रगति नहीं हुई है। इन सभी घटनाक्रमों के बीच यूजीसी विभिन्न कार्यक्रमों का आदेश दे रहा है और एनईपी के तहत कई परियोजनाओं को लागू करने जा रहा है। MMTTP नवीनतम विकास है। इसमें कुलपतियों, संकाय सदस्यों और छात्रों के लिए बहुत भ्रम पैदा किया गया है। हम राज्य सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण और निर्देश की मांग कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने खाद्य प्रसंस्करण परियोजना में अनियमितताओं के झूठे आरोपों के लिए कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता देवजीत सैकिया ने पीटीआई को बताया कि मामला शुक्रवार को कामरूप मेट्रोपॉलिटन के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर किया गया है और इसे 26 सितंबर को स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल ने एक्स पर विभिन्न ट्वीट्स के लिए गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया है। हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमें सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया। श्री सैकिया ने आगे दावा किया कि सब्सिडी मांगने की प्रक्रिया बिल्कुल भी शुरू नहीं की गई है और जिसके लिए इस साल 26 मई को उनके ग्राहक की फर्म को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से एक ईमेल भेजा गया और उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए मंजूरी 22 नवंबर 2022 को दी गई थी और आखिरी ईमेल में हमें बताया गया था कि अगर हमने अपना प्रस्ताव जमा नहीं कराया तो हमारा दावा समाप्त हो जाएगा। हम सब्सिडी मांगने के लिए किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया कि श्री गोगोई ने सुश्री शर्मा और उनकी इकाई प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स के बारे में सोशल मीडिया पर जो कुछ भी कहा वो जानकारी तथ्यों पर आधारित नहीं थी। उन्होंने कहा कि गोगोई ने अपना होमवर्क नहीं किया। किसी परियोजना के लिए मंजूरी मिलने का मतलब ये नहीं है कि सब्सिडी मिल गई है। हम इस मामले को पूरी ताकत से लड़ेंगे। गुवाहाटी स्थित डिजिटल मीडिया द क्रॉस करंट द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद विवाद खड़ा हो गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि नागांव जिले के कालियाबोर के दारी गाजी गांव में 50 बीघा यानी लगभग 17 एकड़ से अधिक कृषि भूमि को प्राइड द्वारा खरीदे जाने के 1 महीने के भीतर औद्योगिक भूमि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया था। ईस्ट एंटरटेनमेंट, जिसमें मुख्यमंत्री की पत्नी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, उन्होंने ये किया था और इसके बाद श्री गोगोई ने कई दिनों तक ट्वीट्स की एक श्रृंखला में श्री शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ परियोजना के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी प्राप्त करने में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY और कृषि समूहों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना के तहत परियोजना की सब्सिडी के संबंधित तथ्यों को सामने लाने में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के हस्तक्षेप की मांग की। असम के सांसद ने यह भी बताया कि 22 मार्च 2023 को श्री गोयल ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए असम में निवेश करने की सरकार की पहल पर लोकसभा के सवालों में जवाब में इसके तहत समर्थित खाद्य प्रसंस्करण परियोजना की एक सूची प्रदान की थी। 31 जनवरी 2022 तक PMKSY का एक घटक सूची के क्रम संख्या 7 पर MS प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम उल्लेखित किया गया है। सार्वजनिक रूप से स्वीकृत अनुदान सहायता की राशि 10 करोड़ रुपए बताई गई है। लाभार्थियों की सूची भी देखी जा सकती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर ये उपलब्ध है। उन्होंने कहा श्री गोगोई के दावों को कड़ी चुनौती देते हुए वो एक्स पर कांग्रेस नेता के साथ लंबे समय तक द्वंद्व में लगे रहे थे। उनकी पत्नी ने सांसद पर मानहानि का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर करने की धमकी भी दी थी। जैसे जैसे भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में गिरावट आ रही है, पंजाब में राजनीतिक दल सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं। 2024 में होने वाले संसदीय चुनाव से पहले अपने वोट बैंक को साधने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रमुख दल राज्य में बिल्कुल अलग रणनीतियां अपना रहे हैं, जिसका कनाडा में एक बड़ी प्रवासी आबादी के साथ मजबूत संबंध है। जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों के शामिल होने की विश्वसनीय आरोप है, तो इससे दोनों देशों के बीच टकराव शुरू हो गया। पंजाब में पार्टियां अलग अलग वोट बैंक हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। राज्य में देश के अन्य हिस्सों में और प्रवासी भारतीयों के बीच ये कोशिशें अलग अलग जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने तुरंत कनाडा पर हमला बोला और श्री ट्रूडो के आरोप को खारिज कर दिया।
इसके बजाय उनके प्रशासन पर अपने देश में भारत विरोधी ताकतों को खुली छूट देने का आरोप भी लगाया। उम्मीद है कि भाजपा का रुख पंजाब में हिंदुओं की अल्पसंख्यक आबादी को पसंद आएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की पृष्ठभूमि में देश के बाकी हिस्सों में भी राष्ट्रवाद की भावना पैदा होगी। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने श्री ट्रूडो पर अपनी वोट बैंक की रणनीति के कारण जाल में फंसने और भारत के साथ कनाडा के राजनयिक संबंधों को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 2018 में ही उन्होंने श्री ट्रूडो के ध्यान में ये विवरण लाया था कि कनाडा की भूमि का उपयोग भारत के खिलाफ कैसे किया जा रहा है। हालांकि कनाडाई सरकार कोई भी सुधारात्मक उपाय करने में विफल रही। इसके परिणाम स्वरूप उस देश में भारत विरोधी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। श्री सिंह ने ऐसा कहा। कांग्रेस पार्टी ने अपने बड़े राष्ट्रीय एजेंडा के एक हिस्से के रूप में खालिस्तानी विरोधी रुख भी अपनाया है, लेकिन साथ ही साथ वो क्षेत्रीय चुनावी राजनीति पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए सुरक्षित खेल खेल रही है। पंजाब के कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा था कि पार्टी की राज्य इकाई ने खालिस्तान के विचार का कड़ा विरोध किया है और सक्रिय रूप से राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन वो पंजाब के लिए बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को विरोधी करार दिए जाने का भी कड़ा विरोध करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाबियों को अपने राष्ट्रवाद के बारे में कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब से बड़ी संख्या में लोग, विशेषकर युवा, बेहतरीन जीवन की आशा के साथ विदेश यात्रा करते हैं और कनाडा सबसे अधिक मांग वाले गंतव्यों में से एक है। जैसे जैसे कनाडा में सिख प्रवासी बढ़ रहे हैं, 2021 की जनगणना के अनुसार कनाडा में लगभग 7.71 लाख सिख हैं, जो कि आबादी का लगभग 2.1% है। पंजाब की चुनावी राजनीति में इनका प्रभाव और वित्तीय दबदबा काफ़ी बढ़ा चढ़ा है। सिख समुदाय का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाली 1 सदी पुरानी क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल की अन्य राज्यों में कोई हिस्सेदारी नहीं है। इसने भारत और कनाडा के बीच संघर्ष पर सीधे टिप्पणी करने से परहेज किया है। इसके बजाय पार्टी पंजाब और सिख प्रवासी लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रही है। दो राष्ट्रीय पार्टियों की तरह स्पष्ट खालिस्तानी विरोधी रुख अपनाने के बजाय शिरोमणि अकाली दल ने तटस्थता प्रदर्शित की है। पार्टी जिसने पिछले 2 लोकसभा चुनावों में हार झेली है, वो अपने सिख समर्थन के आधार में गिरावट पा रही है। उसने समुदायों के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, जिन्होंने हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों के कारण पंजाबी दहशत की स्थिति में है और अपील की कि भारत और कनाडा को जल्दी ही इस संकट का समाधान ढूंढना चाहिए। आम आदमी पार्टी, जो कि पंजाब में सत्ता में है, उसने संभवतः अन्य राज्यों में अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा के कारण इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि ऐसे विवादास्पद मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की चुप्पी पंजाब में उसके मतदाता आधार के साथ अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि इससे सिख प्रवासी नाराज होने की संभावना है, जिन्होंने कई चुनावी मुद्दों पर आम आदमी पार्टी का वोट से भी और धन से भी समर्थन किया है। पंजाब की राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए धार्मिक सक्रियता और सिख मुद्दों पर केंद्रित आंदोलनों का एक लंबा इतिहास वहाँ का रहा है। भारत और कनाडा संघर्ष के बीच राजनीतिक दलों के अलग अलग रुख देश के आम चुनाव से पहले राजनीतिक परिदृश्य को एक नया आकार दे सकते। राज्य में आम आदमी पार्टी के 1.5 साल के शासन के दौरान आर्थिक रूप से संकटग्रस्त पंजाब का कर्ज लगभग 50,000 रुपए करोड़ बढ़ने के बाद राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने शुक्रवार को इसके उपयोग का विवरण मांगा। ये बड़ी रकम राज्य सरकार की ओर से खर्च कर दी गई है और मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखे पत्र में श्री पुरोहित ने कहा कि सरकार को विवरण साझा करना चाहिए, क्योंकि कर्ज का बोझ 3.5 लाख करोड़ तक पार कर गया है। राज्य की कार्रवाई गुरुवार को श्री मान के उस पत्र को जवाब में थी जिसमें केंद्र से ग्रामीण विकास निधि RDF जारी करने की मांग की थी। श्री मान ने राज्यपाल से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 5,637.4 करोड़ रुपए के रुके हुए RDF के मुद्दे को उठाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि लंबित धनराशि न मिलने के कारण मंडी बोर्ड, ग्रामीण विकास बोर्ड मौजूदा ऋण चुकाने में सक्षम नहीं है। इसी तरह यह राज्य के किसानों और ग्रामीण आबादी के कल्याण के लिए विकासात्मक गतिविधियों को जारी रखने में सक्षम नहीं है। अपने पत्र में श्री पुरोहित ने कहा कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं पंजाब के लोगों की सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हूँ। मुझे मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि आप मेरे पास आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। इस मुद्दे पर कुछ भी करने से पहले उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करना उचित होगा। इसके अलावा मुझे पता चला है कि आपके शासन के दौरान पंजाब का कर्ज लगभग 50,000 करोड़ रुपए बढ़ गया। पत्र में कहा गया कि इस बड़ी राशि का उपयोग का विवरण मुझे दिया जाए
ताकि मैं प्रधानमंत्री को आश्वस्त कर सकूं कि धन का उचित उपयोग किया गया है। जांच एजेंसी NIA ने 23 सितंबर को पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ में संयुक्त राज्य स्थित प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के स्वयंभू जनरल वकील नामित व्यक्तिवादी आतंकवादी गुरु तकवंत सिंह पन्नू की संपत्तियों को जब्त कर लिया। वो वर्तमान में कनाडा से काम कर रहा है। पन्नू के खिलाफ ये कार्रवाई पंजाब के मोहाली में NIA की विशेष अदालत द्वारा जब्ती आदेश के खिलाफ की गई। ये पहली बार है जबकि NIA के किसी फरार आरोपी की किसी संपत्ति को जब्त किया गया। वो 2019 से NIA के रडार पर है, जबकि एजेंसी ने अपना पहला मामला दर्ज किया था। इसमें आतंकी कृत्यों और गतिविधियों को बढ़ावा देने और संचालित करने और पंजाब और देश में अन्य जगहों पर धमकियों और डराने धमकाने की रणनीति के माध्यम से भय और आतंक फैलाने का आरोप लगाया गया था। 3 फरवरी 2021 को NIA अदालत द्वारा पन्नू के खिलाफ गिरफ्तारी के गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए थे। उन्हें पिछले साल 29 नवंबर को घोषित अपराधी करार दिया गया था। NIA के अनुसार इसकी जांच से पता चलता है कि SFJ भोले भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के लिए उकसाने के लिए साइबर स्पेस का दुरुपयोग कर रहा था। वो संगठन का मुख्य संचालक और नियंत्रक था, जिसे 10 जुलाई 2019 की एक अधिसूचना के माध्यम से गृह मंत्रालय द्वारा एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था। पन्नू को 1 जुलाई 2020 को व्यक्तिगत आतंकवादी नामित किया गया था। उस पर देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को चुनौती देते हुए पंजाब स्थित गैंगस्टरों और युवाओं को सोशल मीडिया पर खालिस्तान समर्थक गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। हाल के दिनों में पन्नू सार्वजनिक मंचों पर वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों और सरकारी पदाधिकारियों को जबरदस्त धमकियां जारी करने के लिए चर्चा में रहा है। उसने कुछ दिन पहले कनाडाई हिंदुओं को भी धमकी दी थी। उन्होंने कनाडा छोड़ने के लिए कहा था और दावा किया था कि उन्हें भारत का पक्ष लेकर अंतर्राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाया है, NIA ने कहा। एजेंसी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों में अमृतसर के खानकोट गांव में स्थित 46 कैनाल कृषि भूमि और चंडीगढ़ में एक घर का 1/4 हिस्सा शामिल है। इन संपत्तियों को पहले 2 अलग अलग मामलों में सरकार द्वारा पारित आदेशों के बाद संलग्न किया गया था। संपत्तियों को अब गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 33(5) के तहत अदालत के आदेश पर जब्त कर लिया गया है। NIA ने कहा कि ये 5 अप्रैल 2020 को दर्ज मामले से संबंधित था। मामला मूल रूप से 19 अक्टूबर 2018 को अमृतसर शहर में सुल्तानविंड पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था और बाद में NIA के द्वारा इसे अपने कब्जे में ले लिया गया। इससे पन्नू सहित 10 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने मणिपुर में मौजूदा जातीय अशांति का फायदा उठाकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए म्यांमार स्थित आतंकी संगठनों के नेतृत्व द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश में कथित संलिप्तता मोराइंग थिंग आनंद सिंह के रूप में पहचाने गए आरोपी पर 19 जुलाई 2023 को NIA द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि म्यांमार स्थित विदेही समूहों और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के नेता सुरक्षा बलों और प्रतिद्वंदी जातीय समूहों पर हमला करने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं, कैडर और समर्थकों की भर्ती कर रहे थे। NIA ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए उपरोक्त नेतृत्व गैरकानूनी तरीके से हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक इकट्ठा कर रहा है, जिसमें सरकारी सुविधाओं और संसाधनों की लूट भी शामिल है। शुक्रवार को इम्फाल में गिरफ्तार किए गए आरोपी को दिल्ली लाया गया और शनिवार को निर्दिष्ट अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 5 दिनों के लिए NIA की हिरासत में भेज दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि नए संसद भवन के शिलान्यास के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वो अछूत है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति की जाति का जिक्र करते हुए कहा कि यदि शिलान्यास किसी अछूत द्वारा किया गया होता तो स्वाभाविक रूप से इसे गंगाजल से धोना होता। चुनावी राज्य जयपुर में कांग्रेस की एक रैली को संबोधित श्री खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, जबकि अभिनेताओं सहित कई अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रपति का अपमान है। कांग्रेस नेता ने महिला आरक्षण विधेयक लाने के पीछे नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाया और कहा कि भाजपा महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव से ठीक पहले महिला आरक्षण विधेयक के बारे में सोचा क्योंकि कई विपक्षी दलों ने इंडिया ब्लॉक का गठन किया है। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मैं एक साथ भारत के विचार के साथ आए तो महिला विधेयक उनके दिमाग में आया। श्री खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ 4 उम्मीदवारों को खड़ा किया है। भाजपा, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI सभी एक-एक उम्मीदवार हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने का श्रेय देश की महिलाओं को दिया और कहा कि महिला नेतृत्व की शक्ति इतिहास के हर कालखंड में साबित हुई है। श्री मोदी ने यह बात अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक महिला सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कही, जहां महिलाओं ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने पर उन पर फूलों की वर्षा की। संसद द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहे जाने वाले संविधान के 128वें संशोधन विधेयक को हाल में ही मिली मंजूरी के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला नेतृत्व बाकी दुनिया के लिए एक आधुनिक प्रणाली हो सकती है, लेकिन हम वो लोग हैं जो महादेव से पहले माता पार्वती और गंगा की पूजा करते हैं। वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित नारी शक्ति वंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री मोदी के साथ थे। हमारी ये काशी रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना की जन्मस्थली भी है। स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई जैसी बहादुर महिलाओं को लेकर आधुनिक भारत में मिशन चंद्रयान तक हमने हर काल में महिला नेतृत्व की शक्ति को साबित किया है। उदाहरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ले लें। ये कानून 3 दशकों से लंबित था, लेकिन आज ये आपकी ताकत है कि उन राजनीतिक दलों को भी संसद के दोनों सदनों में इसका समर्थन करना पड़ा जो पहले इसका विरोध करते नहीं थकते थे। मोदी ने कहा कि उन्होंने इसका श्रेय महिलाओं को दिया है, क्योंकि आप महिलाएं, माताएं, बहनें जागरूक हो गई हैं, एकजुट हो गई हैं। हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियां डरी हुई हैं, थर थर काँप रही हैं और इसलिए ये बिल पास हुआ है। यह आपकी ताकत है। वाराणसी के मतदाताओं पर प्रहार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने का काशी से आपके सांसद को सौभाग्य मिला। काशी माँ कूष्मांडा, माँ श्रृंगार गौरी, माँ अन्नपूर्णा और माँ गंगा की पवित्र नगरी है। उनकी शक्ति का गौरव यहाँ कण कण से जुड़ा हुआ है। विंध्यवासिनी देवी भी बनारस से ज़्यादा दूर नहीं है। काशी नगरी देवी अहिल्याबाई होलकर के पुण्य कार्यों और प्रबंधन का भी साक्षी रही है और इसलिए संसद में ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद मैं आप सभी का आशीर्वाद लेने सबसे पहले काशी आया था। ये मेरा सौभाग्य है कि आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्गा पूजा का त्यौहार नज़दीक है और साथ ही बताया कि वाराणसी में विभिन्न स्थानों पर दुर्गा पूजा पंडालों की तैयारी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान नारी शक्ति अधिनियम के पारित होने से नवरात्रि का उत्साह कई गुना बढ़ गया है। श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि कानून देश में महिलाओं के विकास के लिए नए रास्ते खोलेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगी। मैं काशी की पवित्र भूमि से इस उपलब्धि के लिए आपको, देश की माताओं और बहनों को हृदय से बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। श्री मोदी वर्तमान में लगातार दूसरी बार लोकसभा में वाराणसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के 128वें संविधान संशोधन विधेयक को गुरुवार को संसद की मंजूरी। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले दोनों प्रतिनिधित्व शिवसेना गुटों द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर अगली सुनवाई अगले सप्ताह की शुरुआत में होगी, लेकिन ठाकरे गुट श्री नार्वेकर पर श्री शिंदे की कुर्सी बचाने के लिए इस मुद्दे पर अपना पैर खींचने का आरोप लगा रहा है। इस सप्ताह के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में देरी के लिए श्री नार्वेकर को फटकार लगाई थी। साथ ही उन्हें शिवसेना के गुटों द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले की एक सप्ताह के भीतर घोषित करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को उचित समय के भीतर याचिकाओं पर निर्णय लेने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। गुरुवार को दिल्ली आए श्री नार्वेकर के शुक्रवार को मुंबई में कहा था कि उनकी दिल्ली यात्रा पूर्व नियोजित थी। एससी ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक सप्ताह के भीतर अगली सुनवाई करने का निर्देश दिया है। वैसे भी सुनवाई अगले सप्ताह होनी थी। अगर जरूरत पड़ी तो हम दोनों पार्टियों के प्रमुखों श्री शिंदे और श्री ठाकरे को बुलाएंगे। अध्यक्ष ने आगे कहा कि अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान उन्होंने इस मामले पर सर्वोत्तम निर्णय कैसे दिया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों के साथ बैठकें की। श्री नार्वेकर ने फिर दोहराया कि वो फैसले में न तो जल्दबाजी करेंगे और न ही अत्यधिक देरी करेंगे। हालांकि श्री नार्वेकर की राजधानी यात्रा को शिवसेना यूबीटी आलोचना की है और ठाकरे के विश्वास पात्र संजय राउत ने टिप्पणी की है कि स्पीकर की दिल्ली यात्रा चिंताजनक थी। अगर विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिका के संबंध में निर्णय लेने के लिए दिल्ली में भाजपा मुख्यालय आना पड़े तो यह उन सब संदेहों को मान्य करता है जो हम अब तक पाल रहे हैं। श्री नार्वेकर ने इस मुद्दे पर अपने पैर खींचकर
केवल इस संवैधानिक उलझन को जटिल बनाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया है, मगर स्पीकर ने मामले पर फैसला देने में देरी की है, श्री राउत ने कहा। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुनाया था कि श्री शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जबकि ये कहते हुए वो श्री ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को बहाल नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में उन्होंने सामना किए बगैर इस्तीफा दे देने का फैसला किया था। शिंदे के विद्रोह के मद्देनज़र फ्लोर टेस्ट होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तत्कालीन राज्यपाल पर सवाल उठाया था। पार्टी के भीतर विवाद को सुलझाने के लिए कोश्यारी द्वारा फ्लोर टेस्ट की मांग की गई थी। ये भी माना गया कि सेना के सचेतक के रूप में, शिवसेना के सचेतक के रूप में भारत गोगावले शिंदे गुट के उनकी नियुक्ति जो थी वो अवैध थी। जुलाई में श्री नार्वेकर ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 विधायकों और ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी करके उनके खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब मांगा था। अंततः 14 सितंबर को अयोग्यता याचिकाओं पर पहली सुनवाई शुरू हुई। तृणमूल की इकाई ने अक्टूबर में दुर्गा पूजा पर कर लगाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की है और पार्टी ने दावा किया है कि असम की सरकार ने एक निर्देश जारी करके कहा है कि प्रत्येक दुर्गा पूजा आयोजन के लिए 300 रुपये और मूर्ति विसर्जन के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होगा। ये आदेश 22 सितंबर को लागू हुआ। असमिया लोगों के लिए देवी दुर्गा की पूजा के लिए शुल्क देना दुर्भाग्यपूर्ण है। पवित्र आध्यात्मिक आयोजनों पर कर लगाना निराशाजनक है, असम तृणमूल अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य रिपुन बोरा ने शुक्रवार को कहा। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार, जो कि कर्ज से जूझ रही है, उसने अब राजस्व उत्पन्न करने के लिए सभी क्षेत्रों में कर लगाने का सहारा लिया है। नगरपालिका करों, परिवहन करों, बिजली और अन्य पर शुल्क बढ़ने के बाद उन्होंने धार्मिक समारोहों पर भी निशाना साधा है। श्री बोरा ने कहा कि सरकार को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे कठोर फैसले को तुरंत रद्द करना चाहिए। दुर्गा पूजा कर दक्षिणी असम की बंगाली बहुल बराक घाटी में लोगों को नाराज कर सकता है। ये निंदनीय है कि एक सरकार जो सनातन धर्म की वकालत करती है, उसने उस त्योहार पर कर लगाया है जिसके प्रति बंगाली बहुत उत्साहित है। पत्रकारों से कहा कि ये फैसला दुर्गा पूजा के उत्सव का अपमान है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के भीतर दरार अब और तेज हो गई है, जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को एक याचिका दायर करके शरद पवार समूह से जुड़े 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। अजित पवार गुट के मुख्य सचेतक अनिल भाईदास पाटिल द्वारा गुरुवार को दायर की गई याचिका कथित तौर पर विद्रोही एमएलसी को अयोग्य घोषित करने के लिए 11 सितंबर को विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरे को याचिका दायर करने के शरद पवार समूह के कदम के प्रतिशोध में थी। एनसीपी का अजित गुट ने अपनी याचिका में जिन 10 विधायकों का नाम लिया है उसमें जयंत पाटिल, जितेंद्र अभाद, राजेश टोपे, रोहित पवार, अनिल देशमुख, प्रजावत तनपुरे, बाला साहेब पाटिल, सुनील भसूरा, संदीप क्षीरसागर और सुमन पाटिल शामिल हैं। 2 जुलाई से एनसीपी के भीतर वर्चस्व के लिए संघर्ष शुरू हो गया है, जबकि श्री अजित पवार ने सत्तारूढ़ भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल होकर एनसीपी को विभाजित कर दिया था। विद्रोह के अगले दिन शरद पवार समूह ने मंत्री पद की शपथ लेने वाले 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी। श्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट ने भी चुनाव आयोग के समक्ष पार्टी का नाम और प्रतीक पर दावा पेश किया है। शरद पवार गुट ने भी 39 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है, जिन्होंने श्री अजित पवार के साथ गठबंधन किया था। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार गुट को एक और बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि समूह के एक विधायक और एक सांसद प्रतिद्वंदी गुट में शामिल होने के लिए तैयार हैं। विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने शुक्रवार को कहा कि अजित पवार गुट के नेता शरद पवार के प्रति वफादार शेष विधायकों पर खेमा बदलने के लिए दबाव बना रहे थे। विधायकों को अजित पवार खेमे के साथ जाने के लिए शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, अन्यथा उन्हें बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए धन नहीं मिलेगा, उन्होंने साफ कहा। आरोपों पर पलटवार करते हुए अजित पवार खेमे के विधायक सुनील सेलके ने कहा कि ये श्री रोहित ही थे जिन्होंने सबसे पहले श्री अजित पवार से भाजपा में शामिल होने का आग्रह किया था। अब जब अजित पवार अंततः सरकार में शामिल हो गए हैं, तो रोहित पवार पार्टी में बनी जगह पर कब्जा बनाने के लिए शरद पवार के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल एकनाथ शिंदे के विद्रोह, जिसने शिवसेना को विभाजित कर दिया था, उस विद्रोह के तुरंत बाद ये रोहित पवार ही थे जिन्होंने अजित पवार को
भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि डिप्टी सीएम ने उनसे कहा था कि पहले इस मामले पर शरद पवार की अनुमति ले लें, उन्होंने आगे जोड़ा। दक्षिणी दिल्ली से सांसद और भाजपा नेता रमेश विधुड़ी विवादों से अछूते नहीं हैं और इसका मुख्य कारण राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और अपने साथी सांसदों के प्रति उनका आक्रामक बयान भी है। गुरुवार शाम को लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी बसपा के सांसद दानिश अली के खिलाफ लगाए गए सांप्रदायिक अपमान के पहले भी 2015 में 5 महिला लोकसभा सांसदों की शिकायत का वो विषय रहे थे। सुपौल से तत्कालीन कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने कहा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की सुप्रिया सूले द्वारा समर्थित तत्कालीन कांग्रेस सांसद सुष्मिता देवी पी की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की श्रीमती टीचर और तृणमूल कांग्रेस की अर्पिता घोष ने लोकसभा में विधुड़ी द्वारा इस्तेमाल की गई अपमानजनक और लिंगवादी भाषा के बारे में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से शिकायत की थी। चुनाव प्रचार के दौरान उनके कई भाषणों, विशेष रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने ने विवाद पैदा कर दिया है। विशेष रूप से 2019 में जब महरौली की एक बैठक में उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज की उपस्थिति में श्री अली पर लगाए गए कुछ आपत्तिजनक वाक्यांशों का इस्तेमाल किया था। उस समय श्री विधुड़ी ने किसी भी गलत काम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ये बात को बार बार कहेंगे। दिल्ली के तुगलकाबाद से 3 बार विधायक और 2 बार के सांसद 62 वर्षीय श्री विधुड़ी सन 1983 के आसपास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के रूप में छात्र राजनीति में सक्रिय हुए और 1993 के आसपास भाजपा में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। उन्होंने भाजपा संगठन के विभिन्न पदों पर कार्य किया और कुछ समय के लिए दिल्ली इकाई में महासचिव भी रहे। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से कानून के स्नातक, उन्हें एक अच्छा आयोजक और भीड़ जुटाने वाला नेता माना जाता है। चुनाव जीतने के बाद अक्सर भाजपा की राष्ट्रीय टीम द्वारा पार्टी मुख्यालय में भीड़ लाने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। अधिकांश विपक्षी दलों ने व्यक्तिगत रूप से लोकसभा अध्यक्ष को गुरुवार की रात को लोकसभा में श्री विधुड़ी के व्यवहार को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने के लिए लिखा है। उन्हें लग सकता है कि आखिरकार उन्हें खुद को रोकने को। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि चीन द्वारा हांगझो में आगामी एशियाई खेलों के लिए राज्य के वुशु एथलीटों को वीज़ा देने से इनकार करना दुर्भाग्यपूर्ण और स्थापित राजनयिक मानदंडों का उल्लंघन है। एथलीटों नेमान वांगसू, ओनिल तेगा और मोपुंग लागमू को हांगझो एशियाई खेल आयोजन समिति से उनके मान्यता कार्ड प्राप्त हुए थे। ये कार्ड आयोजन के लिए प्रवेश वीज़ा के रूप में भी कार्य करते हैं, लेकिन तीनों अपनी यात्रा के दस्तावेज डाउनलोड नहीं कर सके जो चीन पहुंचने पर सत्यापन के लिए आवश्यक थे। जरूरी मंजूरी मिलने में देरी के कारण एशियाई खेलों में उनकी भागीदारी पर सवालिया निशान लग गया है। बीजिंग ने स्थापित राजनीतिक मानदंडों के खिलाफ काम किया है और खेल की भावना के प्रति घोर उपेक्षा दिखाई है। अरुणाचल प्रदेश के लोग भारत का अभिन्न अंग, दृढ़ता से हमारी खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं और चीन के घृणित फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं, श्री खांडू ने शुक्रवार को एक्स पर कहा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC से भी इस मुद्दे को तत्काल संबोधित करने की अपील की और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि IOC बीजिंग को उनके द्वारा किए गए उल्लंघन की गंभीरता का एहसास कराए और ये सुनिश्चित करे कि हमारे खिलाड़ियों को तुरंत वीज़ा जारी किया जाए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी अरुणाचल प्रदेश के वुशु एथलीटों को वीज़ा देने से इनकार करने के लिए बीजिंग की आलोचना की। अरुणाचल प्रदेश एक विवादित क्षेत्र नहीं है बल्कि भारत का अभिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश की पूरी जनता अपनी भूमि और लोगों पर चीन के किसी भी अवैध दावे का दृढ़ता से विरोध करती है। OCC को चीन की नाजायज़ कार्रवाई पर लगाम लगाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि भारत सरकार ने चीन द्वारा हमारे कुछ खिलाड़ियों को जानबूझकर और चुनिंदा तरीके से बाधित करने के लिए कोशिश की है और इसके खिलाफ उन्होंने बहुत कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विरोध स्वरूप एशियाई खेलों के लिए चीन की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है। कनाडा के नागरिकों के तीसरे देशों में भारतीय मिशनों के लिए भारतीय वीज़ा के भौतिक आवेदनों पर भी कनाडाई लोगों के लिए भारतीय वीज़ा के निलंबन के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिससे भारतीय सरकार इस सप्ताह लागू कर रही है। एक सूत्र ने स्पष्ट किया कि कनाडाई लोगों के लिए भारतीय वीज़ा के निलंबन का दायरा दुनिया भर में है, क्योंकि कनाडा के बाहर भारतीय मिशन भी निलंबन की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कनाडाई लोगों से वॉक इन पेपर वीज़ा आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे। भारतीय वीज़ा प्रक्रिया की जानकारी रखने वाले व्यक्ति ने कहा कि इसका मुख्य कारण ये है कि अन्य वीज़ा आवेदनों की तरह भारतीय वीज़ा आवेदन के लिए कनाडाई लोगों को तीसरे देशों में भारतीय मिशनों के साथ वीज़ा शुल्क जमा कराना होगा। सूत्र ने कहा कि अगर हम वीज़ा आवेदनों पर कार्रवाई करने की योजना नहीं बनाते हैं तो हम वीज़ा शुल्क प्राप्त नहीं करना चाहेंगे, जो वैसे भी वापस नहीं किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय MEA ने गुरुवार को घोषणा की कि ओटावा में भारतीय उच्चायोग और अन्य भारतीय मिशनों का सामान्य कामकाज
भारतीय राजनयिकों द्वारा सामना किए जा रहे सुरक्षा खतरों के कारण प्रभावित हुआ है और इसलिए वे अस्थायी रूप से असमर्थ हैं। वीज़ा जारी करने में वो लोग अभी समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता के जरिए कहा कि कनाडाई लोगों के लिए ई वीज़ा भी निलंबन के दायरे में है, लेकिन नवीनतम स्पष्टीकरण ने प्रतिबंध के दायरे को और व्यापक कर दिया है, क्योंकि भारतीय वीज़ा के लिए दुनिया भर में फैले किसी भी भारतीय मिशन में किसी भी कनाडाई को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इससे ये भी संकेत मिलता है कि यद्यपि निलंबन स्पष्ट सुरक्षा खतरों के कारण लागू किया जा रहा है, लेकिन इसमें नौकरशाही और राजनीतिक अंतर्धारा है, जिसके कारण भारतीय मिशनों के माध्यम से ये विश्वव्यापी कार्यान्वयन हो रहा है। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े राजनयिक नेटवर्कों में से एक है, जो कि अधिकांश वैश्विक मानचित्र को कवर करता है और कनाडाई लोगों के लिए वीजा प्रतिबंध से अस्थायी अवधि के लिए भारत में कनाडाई पासपोर्ट धारकों का प्रवाह प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगा। हालांकि ये निलंबन कनाडाई लोगों को कवर नहीं करता जिनके पास आई कार्ड है और वैध भारतीय वीजा है। वीजा संकट हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से उसका निर्माण का नतीजा है, जिसमें उन्होंने जून में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में खालिस्तानी टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया था। इसके बाद भारत में कनाडाई मिशनों में भारत में कर्मचारियों की उपस्थिति को अस्थायी रूप से समायोजित करने का निर्णय लिया है। ये दर्शाता है कि वे भारत में कार्यरत राजनयिक और गैर राजनयिक कर्मचारियों में कटौती कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह भी कहा कि भारत एक दूसरे के मिशनों में राजनयिकों की नियुक्ति में समानता को प्राथमिकता देगा, जिससे संकेत मिलता है कि कनाडा भारत में अपनी राजनीतिक जनशक्ति को कम करेगा। समय आपसे विदाई लेने का हो चुका है। अन्य खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.awarenews24.com का रुख कर सकते हैं। राष्ट्रीय खबरों का सिलसिला आज यहीं खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे रात के 9 बजे अवेयर न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खबरों का सिलसिला जारी है हमारी वेबसाइट पर। भरोसा रखें कि यहाँ पर आपको सही और सटीक खबरें ही सुनाई जाएंगी, जो कि सत्य के पक्ष में होंगी। खबरें हर सोमवार से शुक्रवार रात्रि के 9 बजे हमारे वेबसाइट मिनी मेट्रो लाइव पर प्रकाशित हो जाती हैं। तो अब चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 यानी कि कर्मयोग का 19वां श्लोक, जो कि भगवान के द्वारा कहा गया है। ध्यान रहे कि इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट हमारी YouTube पर पहले से ही उपलब्ध है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए श्लोक। तो आइए देखते हैं। श्री भगवान वाच, श्लोक संख्या 79, अध्याय 3 का 19वां श्लोक। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। बहुत से ज्ञानी महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है अगर उन्हें अपने जीवन में कर्म करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कोई बदलाव लाएं, मतलब जन्म लें फिर मर जाएं, बेकार जीवन न जिएं, कुछ करना चाहते हैं, तो आसक्ति यानी कि अटैचमेंट से बचते हुए आपको अपना कर्म करते रहना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। फिर होगी मुलाकात जब घड़ी में बजेंगे रात के 9। अब मुझे यानी आनंद कुमार को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।